हम लोग बात कर रहे थे कल आपका 316 तक बात की थी, बात होनी थी 317 पे, जिससे अभियुक्त की अनुपस्थिति में मामले का विचारण सुनिश्चित करने वाली धारा ये कहा जाता है। और बीएनएसएस में उसका सेक्शन कौन सा हो गया? 355। कहता कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच और विचारण किए जाने के लिए उपबंध। और जो 356 आया है ये एकदम नए किस्म का उपबंध है। और 356 देखकर ये लगता है कि वाकई ये एक सेक्शन ऐसा लाए हैं जिस सेक्शन की जरूरत थी, क्योंकि 355 केवल कुछ दशाएं इन्हें सुनिश्चित कर रहा था। वो केवल कुछ दशाओं के बारे में बात कर रहा है कि केवल कुछ दशाओं में जो ट्रायल है ये आगे प्रोसीड करेगा और सामान्य नियम की संपूर्ण ट्रायल अभियुक्त की उपस्थिति में किया जाएगा। इस नियम को स्थगित कर दिया जाएगा। हम लोग पढ़ के आए कि सामान्य नियम यही है कि संपूर्ण विचारण अभियुक्त की उपस्थिति इसी में चलेगा। अभियुक्त को उपस्थित होना ही चाहिए या उसके अधिवक्ता इसकी उपस्थिति होनी चाहिए, अदरवाइज विचारण ये संभव नहीं है। लेकिन कोई भी चीज कानून में एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, इसलिए 317 केवल कुछ स्थितियां ये बताती थी जिनमें अभियुक्त की अनुपस्थिति इसमें भी विचारण की कार्यवाही आगे बढ़ती। 317 कहता था, जो वर्तमान में 355 है, कहता इस संहिता के अधीन जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में यदि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट का उन कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे समाधान हो जाता है कि न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की वैयक्तिक हाजिरी न्याय के हित में आवश्यक नहीं है, न्याय के हित में आवश्यक नहीं, ये किस कारण से न्यायाधीश को लगेगा ये बताया नहीं है। इतना विश्वास न्यायाधीश पर कर किया भी जा सकता है कि न्यायाधीश ठीक मामलों में ही अभियुक्त की अनुपस्थिति में विचारण को आगे चलाने या जांच को आगे चलाने का निर्णय लेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि संहिता के अधीन जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में यदि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट का उन कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे समाधान हो जाता है कि न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की वैयक्तिक हाजिरी न्याय के हित में आवश्यक नहीं है या अभियुक्त न्यायालय की कार्यवाही में बार बार विघ्न डालता है, तो ऐसे अभियुक्त का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा किए जाने की दशा में वह न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उसकी हाजिरी से उसे अभिमुक्ति दे सकता है और उसकी अनुपस्थिति में ऐसी जांच या विचारण करने के लिए अग्रसर हो सकता है और कार्यवाही के किसी पश्चातवर्ती प्रक्रम में अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी का निर्देश ये दे सकता है। इन दो स्थितियां 317 सबसेक्शन 1 में आई। जब न्यायाधीश का विचार यह है कि न्याय के हित में अभियुक्त की जो वैयक्तिक हाजिरी है, जो पर्सनल अटेंडेंस है, इसे जरूरी न माना जाए, तो न्याय के हित में कब कब जरूरी नहीं मानेंगे, इस संबंध में जो सुप्रीम जुडिशरी है उसके निर्देश है कि उन मामलों में जिनमें नैतिक अधमता ये अंतर्वलित रहती है उसमें पर्सनल अटेंडेंस ये रूल होना चाहिए। उसमें आप अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से जल्दी जल्दी अभिमुक्ति नहीं देंगे, अदरवाइज अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से उन मामलों में अभिमुक्ति दी जा सकती जो बड़ी तकनीकी प्रकृति के हैं, जिनमें केवल जुर्माना या इसी किस्म के दंड दिए जाते हैं और या मामला ही बड़ा तकनीकी प्रकृति का है और अभियुक्त कहीं ऐसे काम करता है कि उससे लोक सेवा इसको नुकसानकारित होगा अगर अभियुक्त को व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने के लिए विवश यह किया जाए। तो न्याय के हित में ठीक है, क्योंकि न्याय एक बहुत बड़ा शब्द है। न्याय के हित में ठीक है कि अभियुक्त को पर्सनल अटेंडेंस से मुक्ति दे दी जाए और उसकी अनुपस्थिति में ट्रायल चलाया जाए, लेकिन सवाल यह है कि उसका प्रतिनिधित्व तो अधिवक्ता द्वारा हो तो रहा हो।
क्योंकि 317 सबसेक्शन 1 केवल उन दशाओं में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से अभियुक्त को पर्सनल अटेंडेंस से मुक्त करने की ताकत न्यायालय को दे रहा है जब अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी अधिवक्ता के माध्यम से हो रहा हो। ये ठीक है, 99% मामलों में होता ही है, लेकिन 1% मामलों में ऐसा भी हो सकता है कि उसका रिप्रेजेंटेशन किसी अधिवक्ता के माध्यम से हो ही ना रहा हो, तब 317 सबसेक्शन 1 की ताकत का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है। फिर अगर संयुक्त विचारण चल रहा है, कई लोगों का विचारण एक साथ किया जा रहा है, तो शेष लोगों का विचारण अलग से चलना शुरू हो जाएगा और इस व्यक्ति का विचारण पृथक कर दिया जाएगा। इसे कचहरी की भाषा में फाइल अलग कर देना बोलते हैं, फाइल सेपरेट करा देना बोलते हैं। 317 सबसेक्शन 2 यानी 355 सबसेक्शन 2 देखेंगे, कहता है यदि किसी मामले में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा नहीं किया जा रहा है, अथवा यदि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट का यह विचार है कि अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी आवश्यक है, तो यदि वह ठीक समझे तो उन कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे वह या तो ऐसी जांच या विचारण स्थगित कर सकता है या आदेश दे सकता है कि ऐसे अभियुक्त का मामला अलग से लिया जाए या विचारित किया जाए, या तो संपूर्ण विचारण की कार्यवाही स्थगित कर देंगे वो। यह निर्णय यह भी ले सकते हैं कि अगर कई सारे अभियुक्त एक साथ विचारित हो रहे हैं तो जो अनुपस्थित है उसका मामला अलग से विचार में लिया जाए और जो उपस्थित है उनका मामला आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि उनका जो प्रतिनिधित्व किसी अधिवक्ता के माध्यम से हो ही नहीं रहा, और अगर अधिवक्ता के माध्यम से हो भी रहा तो भी अगर न्यायालय को लगता है कि न्याय के हित में इन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना जरूरी है, तब भी जैसे वहां कई बार करते हैं कि उन्होंने कहा नहीं बहुत टाइम से आप हाजिरी माफी यही दे रहे हो, खारिज वारंट होंगे। ठीक है, क्योंकि न्याय के हित में ये जरूरी नहीं माना न्यायालय ने कि आपको व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दी जाए। ठीक है, क्योंकि न्याय के हित में ये जरूरी अगर है और आपका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा हो भी रहा है तो ठीक है। अब या तो न्याय के हित में उसने ठीक नहीं माना और या फिर आपका रिप्रेजेंटेशन एडवोकेट के द्वारा नहीं हो रहा, इन दोनों बातों में से एक बात है, तो न्यायालय को फिर दोनों शक्तियां हैं। वो चाहे तो पूरा मामला स्थगित कर दें, और अगर अभियुक्त एक ही है तो पूरा मामला स्थगित ही करना होगा, लेकिन अगर एक से अधिक अभियुक्त है तो फिर जो अनुपस्थित अभियुक्त है उसका मामला सेपरेट ये भी किया जा सकता है और उपस्थित अभियुक्तों का मामला अलग से विचारित ये भी किया जा सकता है। और जो अनुपस्थित महोदय इन्हें बुला लेने का जो तंत्र है या इन्हें बुला लेने की जो व्यवस्था है वो तो पीछे है ही। न्यायालय जिस व्यक्ति की उपस्थिति चाहेगा उसके विरुद्ध सम्मन वारंट, जो कि दोनों तरीके के हो सकेंगे, 82 की उद्घोषणा, कुर्की आदि सब कुछ कर सकेगा। तो तुम्हें बुला तो वो लेंगे ही, लेकिन चूंकि तुम्हें बुलाने में टाइम लगेगा, इसलिए अन्य लोग सफर ये क्यों करें? अन्य लोगों को तो तुरंत निर्णय या तुरंत न्याय, त्वरित न्याय ये मिलना भी चाहिए, तो उनका मामला क्यों स्थगित रहे? उनका मामला विचारित होगा और आपका मामला स्थगित भी हो सकता है, अलग से भी विचार में लिया जा सकता है। और सेम ताकत का इस्तेमाल तब भी किया जाएगा जब अभियुक्त न्यायालय की कार्यवाही में बार बार विघ्न डालता है। ये ठीक है कि आप न्यायालय की कार्यवाही में विघ्न डालोगे तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दोषी हो, लेकिन जिसे हम अभियुक्त के तौर पर विचारित कर रहे हैं उसे कंटेम्प्ट के लिए भी हम विचारित करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अगर वाकई वो दोषी है तो क्या कर लेंगे हम कंटेम्प्ट में उसे विचारित करके? कंटेम्प्ट में कितनी सजा देंगे? 6 महीने। और वो उन मामलों से नहीं डर रहा है जिनमें उसे 6 महीने से अधिक की सजा हो सकती है, तो 6 महीने से क्या डरेगा? इसलिए
ठीक यही है कि अगर वो न्यायालय की कार्रवाई में बार बार विघ्न डालता है तो पर्सनली अपीयर होने से उसे एग्जम्प्ट ये कर दिया जाए और उसकी अनुपस्थिति में कार्रवाई चलाई जाए और कार्रवाई एक तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचे। तो इसकी ताकत 317 में दी गई है, ये 355 में दी गई। लेकिन ये ताकत कैसी है? ये ताकत बड़ी सामान्य प्रकार की है और बड़ी सामान्य प्रकार की मीनिंग देर भाई केवल 2 या 3 स्थितियों का जिक्र ये करती है। अब अभियुक्त महोदय फरार हो गए, आ ही नहीं रहे और इसी कारण विचारण रुका पड़ा है। निकट भविष्य में उनकी गिरफ्तारी की कोई संभावना ये भी नहीं है। सारे प्रोसेस ये भी अडॉप्ट हो चुके हैं। इसके बाद भी हम उनकी गिरफ्तारी को सुनिश्चित नहीं कर पा रहे। ये ठीक है कि 317 की ताकत का उपयोग करके जो महोदय हैं उनका मामला हम अलग से विचार में लेने के लिए सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन हमने कर दिया और ये महोदय 10 साल बाद पकड़ में आ गए और तब तक सारे गवाह मर गए। ठीक है, ये तो जरूरी नहीं है कि सारे गवाह जीवित बैठे रहेंगे। हालांकि पूरी ठीक है पिछली सीआरपीसी में 299 ये सेक्शन था और पिछली सीआरपीसी में 299 सेक्शन कहता था कि अगर अभियुक्त जानबूझकर फरार है तो अगर वो कभी पकड़ा गया और उस मामले के साक्षी मर गए, ठीक है, साक्ष्य देने में अन्यथा असमर्थ हो गए, ठीक है, या न्यायालय के समक्ष इतने विलंब के बिना लाए नहीं जा सकते जितना मामले की परिस्थितियों में युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता, तो पूर्व में जो साक्ष्य अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध लिया गया था इन महोदय की फरारी के दौरान, ये तो फरारी रहे, ये तो अनुपस्थित रहे, उस साक्ष्य को भी इनके विरुद्ध विचार में लिया जा सकता है। लेकिन विचार में लिया जा सकता है ये बात अलग है, और वो भी कब? जब 3 कंडीशंस हम फुलफिल कर दें। ठीक है ना, कब लेंगे? विचार में लिया जा सकता है। एक तो ये शब्द है, इन्होंने ही धारा के स्कोप को या धारा की ताकत को या धारा की मार को कम कर दिया और फिर 3 शर्तें और लगी। कौन सी? कि साक्षी मर गए, मिल नहीं सकते, ठीक है ना, साक्षी मर गए, मिल नहीं सकते, ये साक्ष्य देने के लिए अन्यथा असमर्थ हो गए, और या फिर उन्हें इतने विलंब के बिना न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सकता, इतने विलंब और व्यय के बिना जितना मामले की परिस्थितियों में युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता। अब एक साक्षी है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पता ही लग रहा कि वो तो कुंभ नहाने गए थे, तब से लौटे ही नहीं, 7 साल अभी हुए नहीं, मृत्यु की अवधारणा कर नहीं सकते, और कर भी ले, ठीक है, तो हमें फायदा क्या हो रहा है? ठीक है, चलो मृत्यु की अवधारणा अगर करके हम इस साक्ष्य को पढ़ भी लें, इस शब्द के अंतर्गत रखते हुए कि वो मिल ही नहीं सकते, ठीक है, इस शब्द के अंतर्गत रखते हुए तो भी 7 वर्ष तो इंतजार करना ही पड़ेगा हर कीमत पर। तो 299 पर्याप्त ताकत नहीं दे रही थी ऐसे लोगों के विरुद्ध, और जो इतने शक्तिशाली हैं कि संपूर्ण तंत्र उन्हें नहीं पकड़ पा रहा, तो इनके विरुद्ध तो कुछ और ज्यादा कठोर ये आना चाहिए। जैसे आपका हाफिज सईद
दाऊद इब्राहिम, ये 20 मामलों में अभियुक्त हैं। विचारण या तो आगे ही नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सारे उपस्थितों तो चार्ज बने और फिर आगे बढ़े मामला, और सारे हम उपस्थित कर नहीं पा रहे। अब इनका मामला सेपरेट कर दीजिए, और तो कोई तरीका ही नहीं। और जब सेपरेट कर दिया, अगर भविष्य में कभी हमने पकड़ भी लिया तो हम इन्हें दंडित करा पाएंगे? यह बड़ा कठिन मामला है। इन्हें हम दंडित ही नहीं करा पाएंगे, और जब करा ही नहीं पाएंगे तो कोई फायदा होगा ही नहीं। कर लीजिए गिरफ्तार, क्या हो जाएगा? महीना, 2 महीना, 4 महीना छुट्टी। तो ऐसा कोई सेक्शन आना ही चाहिए कि अभियुक्त अगर जानबूझकर विचारण से बचने के प्रयोजनों से, ठीक है ना, ठीक है, हम अभियुक्त के बराबर बदतमीज नहीं हो सकते। अभियुक्त कुछ भी करे, लेकिन हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते, और हमें एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी अभियुक्त को उपलब्ध करानी ही चाहिए सुनवाई के संबंध में। ये ठीक है, और ये हमारी प्रतिबद्धता इसे भी जाहिर करता है, और ये हमें करना ही चाहिए। लेकिन अभियुक्त को भी इतनी फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए कि वो सिर्फ विचारण से बचने के प्रयोजनों से, ठीक है, आप नहीं आ पाए, आप प्रयास कर रहे थे आने के, लेकिन नहीं आ पाए। स्थितियां ऐसी हो गई कि आप आ ही नहीं पाए। ये बात दीगर हो गई, ये बात अलग हो गई, और इसके लिए 299 आज भी है। इसके लिए 299 खत्म नहीं हुई, लेकिन विचारण से बचने के प्रयोजनों से आप फरार थे, और निकट भविष्य में आपकी गिरफ्तारी की कोई आशंका ये भी नहीं थी। आशंका तो नहीं कहना चाहिए, निकट भविष्य में आपकी गिरफ्तारी की कोई संभावना ये भी नहीं थी। तो ऐसी दशा में हम साक्षियों की मृत्यु हो जाने के कारण आपको दोषमुक्त हो जाने का अवसर ये प्रदान करें, ये कुछ युक्ति संगत नहीं दिखाई देता। भाई दाऊद इब्राहिम है, हाफिज सईद है, चलो वो तो नहीं आएंगे यहां, क्योंकि यहां आने पर उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार होगा, और जहां वे हैं वहां उनके साथ वीआईपी ट्रीटमेंट चल रहा है, उनकी सुरक्षा सेना कर रही है, और वो मोस्ट वीआईपी एरिया वहां रह रहे हैं। भाई ओसामा बिन लादेन कहां मारा गया? जो कराची का सबसे पॉश इलाका है, ठीक है ना भाई। आज ये कहानी कोई छुपी तो है नहीं। अमेरिका ने तो वहां अपने कमांडोज उतार कर, ठीक है, 2 हेलीकॉप्टर से शूट किया उसको। तो कहां मारा गया? कराची के सबसे पॉश इलाके में, जहां नौकरशाह, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता ये रह रहे हैं। और जो दाऊद का एड्रेस बताया जाता है वो भी कराची के सबसे पॉश इलाके में। तो वहां तो वो वीआईपी बन के रह रहे हैं, वो यहां आएंगे क्यों? यहां तो आएंगे तो अपराधियों की तरह व्यवहार होगा। लेकिन अगर मानो वे आना ही चाहे तो वे तो बड़े समर्थ लोग हैं, वे यहां पता कर लेंगे कि अमुक अपराध के सब गवाह मर गए या नहीं मरे। सब मर गए, ले हम आ गए, अब क्या कर लोगे मेरा? ठीक है, अब आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। इस बीमारी का इलाज ये होना चाहिए था, और ये पुरानी सीआरपीसी में संभव नहीं था। इस बीमारी का इलाज किया है बीएनएसएस में। कहां? सेक्शन 356। और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आने वाले एग्जाम्स में, क्योंकि नई चीज है, और न सिर्फ नई चीज है बल्कि जरूरत की चीज है। ठीक है, 356 में वो कह रहा है उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच, विचारण
और निर्णय, तीनों काम होंगे। जांच भी होगी, विचारण भी होगा और निर्णय भी होगा। आप सिर्फ उद्घोषित अपराधी नहीं रहेंगे, ठीक है, सॉरी, आप सिर्फ उद्घोषित अभियुक्त नहीं रहेंगे, आप दोषित अपराधी हो जाएंगे, क्योंकि जांच, विचारण और निर्णय तीनों चलेंगे। लेकिन ये कठोर बात है, और कठोर बात करने से पहले जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो भी उतने ही ज्यादा होते हैं। हम किसी को दफा 25 के लिए दंडित करना चाहें तो जो प्रक्रिया हम चलाते हैं वो उतनी डिटेल्ड नहीं है, ठीक है। हमने देखा है, यद्यपि धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, उसमें भी सजा कितनी है, 5 साल, और उसके विचारण पर भी धारा 4 के प्रभाव से सीआरपीसी ही लागू होगी। और जब धारा 4 के प्रभाव से सीआरपीसी लागू हो जाएगी तो आर्म्स एक्ट के अंतर्गत चलने वाला विचारण कैसा बन जाएगा, वारंट ट्रायल, ठीक है। और मजिस्ट्रेट के समक्ष चलने वाला वारंट ट्रायल, वो प्रक्रिया लागू होगी। लेकिन वहां भी प्रक्रिया उतनी डिटेल्ड नहीं है जितनी डिटेल्ड प्रक्रिया सेशन के समक्ष। आपने देखा था सेशन में सेपरेट सेक्शन था, काहे का, बहस का। मजिस्ट्रेटों के समक्ष जो विचारण चल रहे थे उनमें सेपरेट सेक्शन बहस का ये नहीं था। सेशन में 314 और सेशन के समक्ष होने वाले विचारण में बहस का जो सेक्शन है दोनों एक साथ लागू हो रहे हैं। यानी सेशन में 314 भी लागू, जो अभी पीछे हम लोग कल पढ़कर बात किए, और सेशन में सामान्य बहस जो 257 वर्तमान सेक्शन हो गया है, और पूर्व में कितना था, 234 ही था ना बहस, दोनों लागू है। तो क्यों, क्योंकि सेशन में जो दंड मिलेगा वो बहुत गंभीर है। इसलिए जितनी गंभीरता आती जाएगी उतना ही रक्षोपाय, जो सेफ्टी मेजर्स हैं, ये बढ़ जाएंगे, ठीक है। साइकिल से गिरोगे कम चोट लगेगी, तो वहां उतने सेफ्टी मेजर नहीं है, कार में मर जाओगे, इसलिए वहां बैलून खुल जाने की व्यवस्था है कि बैलून खुल जाएंगे और आप कैसे भी बचो। तो यहां चूंकि हम व्यक्ति की अनुपस्थिति में, और जब अनुपस्थिति है तो उसकी पसंद का अधिवक्ता हो, ये तो संभव ही नहीं। ऐसी दशाओं में उसके खिलाफ विचारणा चलाने जा रहा है, वो कितना भी नीच हो, वो कितना भी कमीन हो, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता हमारे लिए, ठीक है। अगर हमने कुछ कहा है हम ऐसा करेंगे, तो हमारा जो मूल्यांकन है वो हमारी बात के आधार पर होगा, इस आधार पर नहीं होगा कि सामने वाले ने क्या किया, ठीक है ना। कहते हैं धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपातकाल परखिए चारी। जब सामान्य जीवन है तब तो धर्म का पालन सभी करते हैं, लेकिन जब सगे भाई की या सगे जैसे भाई की या सगे से बढ़कर भाई की, ठीक है, ऐसी दशा सामने हो और डॉक्टर सामने खड़ा हो और यह बताया गया हो कि यही डॉक्टर है, इसके अलावा दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है जो बचा ले, और वो डॉक्टर प्रश्न उठाए कि हम तो शत्रु जो तुम्हारा है उसके नागरिक हैं, हम तुम्हारे भाई को कैसे देखें, तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तुम जरा हमें बताओ कि कैसे देखें। मैं राम से यही प्रश्न विभीषण उसने रखा है सुषण वैद्य ने कि हम शत्रु देश के नागरिक,
हमारा राजा तुम्हारा शत्रु है, और अगर हम इन्हें जीवित करेंगे या इन्हें जीवन दान देंगे तो तुम हमारे ही देश के खिलाफ खड़े होगे। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम है, बताओ मेरा धर्म क्या है, हम क्या करें। और ऐसी दशा में धर्म की बात कहना यह बहुत बड़ी बात होती है। सामान्य दशाओं में तो सभी धर्म का पालन करते दिखाई देते हैं। तब उन्होंने चिकित्सक का धर्म यह बताया है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक एक देश का नहीं होता, वो मानवता का होता है, और ये हम लोग देखते भी हैं। रेड क्रॉस उसे सब ठीक है, चाहे कितना भी गंभीर युद्ध चल रहा हो, उसे दोनों पक्ष की सेनाएं ठीक है क्या करती हैं, अवसर देती हैं कि वो घायलों की, किस पक्ष का घायल है इससे मतलब नहीं, क्योंकि चिकित्सक का धर्म मानवता की सेवा करना है। उसके लिए मानव होता है, उसके लिए शत्रु और मित्र नहीं होते। तो वही बात कि हमारा धर्म तो मेरे लिए है। हमने कहा है कि भारत की धरती पर जो होगा उसे विधि की सम्यक प्रक्रिया के बिना, ठीक है ना, अगर हम किसी की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन करेंगे तो विधि की प्रक्रिया के मुताबिक ही करेंगे। और विधि की प्रक्रिया क्या कहती है कि राज्य के खर्च पर, ठीक है, सबको विधिक सहायता मिलनी चाहिए। कोई केवल इस कारण से विधिक सहायता से वंचित न रह जाए कि वह अपनी आर्थिक विवशता या अन्य इसी प्रकार के कारण, यह लिखा है 39 में, केवल गरीबी नहीं, उठा लो 39, जरा देखते हैं क्या लिखा है। 39 में यह नहीं लिखा है कि केवल अरे ठीक है, आपका केवल और केवल यह नहीं लिखा है। आप देखेंगे तो 39A क्या कहता है, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, यानी प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों को समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो। राज्य ये व्यवस्था करेगा। यही शब्द दोनों तरफ से, जब राज्य ने प्रोसिक्यूशन को वकील दिया तो उधर भी वकील देने का जो दायित्व है वो इन्हीं लाइनों से आ गया। लेकिन आगे पढ़ें, कहता है और वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण, दोनों बातें उसने लिखी, आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। हालांकि नागरिक शब्द का प्रयोग कर दिया है, ठीक है, विदेशी के संबंध में यहां बात नहीं आएगी, ठीक है ना। लेकिन यह कहा और वह विशिष्टता सुनिश्चित करने के लिए कि वंचित न रह जाए, उपयुक्त तो विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। जो ठीक है कि नागरिक को यह सुविधा दी गई, तो यह स्थिति नागरिक के साथ भी हो सकती है। दाऊद तो हमारे नागरिक हैं, हाफिज सईद तो हमारे नागरिक हैं, कश्मीर के नागरिक हैं तो हमारे ही। आज तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हैं तो हमारे नागरिक। यानी विदेशियों के साथ तो यह स्थिति थोड़ी देर में आएगी, लेकिन नागरिकों के साथ यह आ ही सकती है। इस तथ्य को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, और हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि अनुच्छेद 21 भारत की धरती पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध है, ठीक है, हमें इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखकर यहां ये सेक्शन बनाया गया। और जब इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो देखेंगे स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है कि ऐसा व्यक्ति जो विचारणों से बचने के प्रयोजनों से फरार हो गया है, इसकी अनुपस्थिति में विचारण तो चलेगा ही, लेकिन यहां राज्य का स्टैट्यूटरी कर्तव्य है। राज्य को सांविधिक तौर पर इस कर्तव्य के अधीन किया गया है कि वो उस व्यक्ति को जिसकी अनुपस्थिति में विचारण चल रहा है उसे अपनी तरफ से वकील उपलब्ध कराए। यानी अपनी तरफ से वो अनुपस्थित है, विचारण से बचने के प्रयोजनों से ही फरार है, लेकिन फिर भी यह व्यवस्था की जाएगी
कि जहां तक हो सके, ठीक है, हम उनकी पसंद का वकील तो उन्हें उपलब्ध नहीं करा सकते, क्योंकि उनकी पसंद वो हमें मिले तो, हमें तो मिल ही नहीं रहे, लेकिन फिर भी जहां तक हो सकता है हम एक सुसंस्कृत न्याय व्यवस्था ये स्थापित करेंगे। और उसके लिए क्या है, सेक्शन में आया है, पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे अभी, कि राज्य अपने खर्चे पर वकील ये उस व्यक्ति को देगा, और वो वकील इसी प्रकार प्रतिरक्षा करेगा उस व्यक्ति की, मानो वो उसी के द्वारा अपॉइंटेड वकील। हमने कहा ना कि मूर्खों की बातों पर नहीं जाते। मूर्ख हैं वो लोग जो ये कहा करते हैं कि वो तो वकील ऐसे मामलों में भी वकालत करने चल दिए ना। ये भारत के संविधान की मंशा है कि कोई भी बिना वकील के या बिना प्रतिरक्षा का अवसर पाए यूं ही दंडित ना हो जाए। वकील कोई एविडेंस बना लेगा, ये वकील क्या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को एविडेंस देने से रोक रहा है? आप लाओ ना एविडेंस, कराओ तो सिद्ध, किसने मना किया? लेकिन जब आप एविडेंस ही नहीं लाओगे, ठीक है, तो दोषित व्यक्ति कहां से हो जाएगा? ठीक है, हमारे यहां तो अक्सर, आज भी एक मामला पेश था, विवेचक महोदय ने सुसाइड नोट बरामद किया। अब ये तो हमें साबित करना पड़ेगा कि सुसाइड नोट जिस हस्तलेख में है वो हस्तलेख मृतका का है, ये तो हमें साबित करना पड़ेगा। और जब वो पढ़ती थी तो बड़ी आसानी से उसका अनडिस्प्यूटेड हस्तलेख मिल सकता था। आप उसके स्कूल जाते, कॉलेज जाते, वहां से उसकी एग्जामिनेशन की कॉपी ले लेते हैं। एग्जामिनेशन की कॉपी 3-3 साल तक रखी जाती है रिकॉर्ड में, वहां से वो निकलवाते हैं, वो अनडिस्प्यूटेड है कि उसी का हस्तलेख है, ये मिल जाता, ठीक है, इस हस्तलेख की तुलना हो जाती, 2 मिनट में स्टेब्लिश है, सजा मिलेगी। अब आप तो हस्तलेख खाली रख गए, आपने कोई उस हस्तलेख को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य का संकलन किया ही नहीं। अब जनता चाह रही कि वकील ये बात ना उठाए, तो क्यों ना उठेगी भाई, काहे नहीं उठेगी? किसी ने रोका है? मंशा कानून की जो है वो तो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। कानून लिख रहा है कि ये व्यक्ति जो जानबूझकर विचारण से फरार है, जानबूझकर, और ये छोटा आदमी नहीं हो सकता कभी, छोटा आदमी जानबूझकर विचारण से फरार रह ही नहीं पाएगा। कहां चले जाओगे भाई? अगर आपके खिलाफ मुकदमा लग गया, कहां चले जाओगे? घर बेच दोगे, भाग जाओगे, चंबल में फांद जाओगे, क्या करोगे? रहोगे तो यहीं, आज नहीं कल पकड़ लेंगे तुम्हें। जो विचारण से फरार रह सकता है, विचारण से बचने के प्रयोजनों से, तो छोटा मोटा व्यक्ति नहीं होगा, वो बहुत सामर्थ्यशाली होगा, और वो इसी लेवल का आदमी होगा जिस लेवल के दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद, इस लेवल के लोग हैं, यही होंगे वो, और कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन कानून स्वयं ये उल्लिखित कर रहा कि इन्हें भी राज्य के खर्चे पर वकील दिया जाएगा और वो प्रतिरक्षा करेगा, क्योंकि हमने कहा है पूरी दुनिया के सामने कि हम अपने यहां निष्पक्ष विचारण को सुनिश्चित करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि वो हमारे नागरिकों को कौन सा निष्पक्ष विचारण देते हैं वो न दे, इसीलिए तो हम उन्हें बुरा कहते हैं, तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे। ठीक है, इसका कोई औचित्य नहीं है, इसलिए नया सेक्शन है। और क्या कहता है आप देखें, कहता है इस संहिता यह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, ओवरराइटिंग इफेक्ट आ गया, सामान्य शब्दों में इनेक्ट नहीं हुआ सेक्शन। कहता है इस संहिता यह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए, जब किसी व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित किया जाता है। उद्घोषित अपराधी कब घोषित करेंगे? ये पीछे हम लोग पढ़कर आए, 82 की उद्घोषणा होने के बाद, 83 की कुर्की होने के बाद, कुछ निश्चित अपराधों में अपराध वहां तय है, व्यक्ति को अपराधी उद्घोषित किया जा सकता है। तो कहता है कि किसी बात के होते हुए भी जब किसी व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित किया जाता है, चाहे उस पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया गया हो या नहीं,
यानी चाहे उसका एक अभियुक्त अकेले के तौर पर विचारण हो रहा हो, चाहे वो सिंगल एक्यूज हो उसमें, और चाहे बहुत सारे लोग हो, ठीक है, चाहे उस पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया गया हो या नहीं, विचारण की वंचना करने के लिए करार है। ये गलत लिख गया, अंग्रेजी पढ़ लेंगे हम लोग। कहते नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन और इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स व्हेन ए पर्सन डिक्लेयर्ड एज ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, the time being in force when a person declared as a proclaimed offender whether or not charged jointly has absconded to evade trial and there is no immediate prospect of arresting him, ठीक है, उसका निकट भविष्य में गिरफ्तारी की कोई संभावना ये भी नहीं। वो क्या कर रहा है, विचारण की वंचना कर रहा है, विचारण से बच रहा है, और निकट भविष्य में उसकी गिरफ्तारी की कोई आशंका, कोई संभावना ये भी नहीं। हाफिज सईद की निकट भविष्य में गिरफ्तारी की कोई संभावना ये नहीं है। यानी पर्याप्त तो सुरक्षा भी सेक्शन में आ रही है। ऐसा नहीं है कि केवल उन्होंने बताया कि घर पे 4 बार नहीं मिले, तुमने 356 की कार्यवाही शुरू कर दी, ये नहीं है कि उनके अनुपस्थिति में सब्सट्रैक्ट आप 355 सबसेक्शन 2 की कार्यवाही करो ना, उसका मामला सेपरेट कर दो, ठीक है, और उसके सेपरेट मामले पर अलग से विचार करो, जारी करो सम्मन वारंट 82-83 जो करना हो। लेकिन सामान्य व्यक्ति के खिलाफ 356 जैसी, ठीक है, कठोर कार्यवाही ये तो नहीं हो सकती। मीनिंग देयर बाय यू मस्ट प्रोड्यूस सम मटेरियल, you must produce some evidences on the files that there is no immediate prospect of arresting him, ठीक है। अभियोजन अभिकरण को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को पत्रावली पर इस ढंग का एविडेंस लाना होगा, क्योंकि सेक्शन कहता है कि न सिर्फ विचारण से बच रहा हो बल्कि निकट भविष्य में उसकी गिरफ्तारी की कोई संभावना यह भी नहीं होनी चाहिए। तो आप इस जरूरत को संतुष्ट करने वाला साक्ष्य जब पत्रावली पर लाओगे तभी तो 356 की कार्यवाही चलेगी। आप बताएं कि साहब ये यहां रहते हैं, हम गए तो वहां कोई मिलता ही नहीं, इतने वर्षों से ये यहां नहीं है। सीबीआई या जो हमारी एजेंसीज हैं उनकी ये रिपोर्टें हैं कि फला देश में रह रहे हैं, ठीक है, जैसे मोदी, ललित मोदी, ठीक है, वो कौन कौन आपका, अरे कौन कौन भागे हुए हैं। कितने लोग कहते ना कि भगोड़ों के खिलाफ ये कुछ नहीं कर रहे, यही तो लेके आए 3 नए कानून, अब तुम भागे रहो, ठीक है। निकट भविष्य में अगर तुम्हारी गिरफ्तारी की संभावना नहीं होगी चलेगी 356 में कार्यवाही, और जब हम दोष सिद्ध कर देंगे अपनी न्यायिक प्रक्रिया से तब हम उस देश से कहेंगे अब ये दोष सिद्ध हैं, ठीक है, अब इनके खिलाफ हम प्रत्यर्पण नहीं, एक्स्ट्राडिशन नहीं, अब तो ये दोष सिद्ध है हमारी न्यायिक प्रक्रिया से, ठीक है। आए अपील करेगा कि हमारे, तो उन्हें पाना ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी देश की न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान सभी को करना पड़ता है। हम भी क्या कहते हैं कि हाफिज सईद का ट्रायल ये होना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए, हम भी तो ये कहते हैं। न्यायिक प्रक्रिया क्योंकि खुलेआम चलती है तो इसलिए उसमें गड़बड़ कर पाना बड़ा कठिन होता है, आसान नहीं है वहां गड़बड़ कर पाना। जो तो कतई बेशर्मी पे उतर आओ तो बात अलग है, नहीं तो बहुत कठिन है, ठीक है। तो इसलिए यहां उन्होंने कहा कि विचारण की वंचना करने के लिए आधार है और उसे गिरफ्तार करने का कोई अव्यवहित पूर्वेक्षण नहीं, यानी निकट भविष्य में उसकी गिरफ्तारी की कोई संभावना यह नहीं है, और इसे ऐसे व्यक्ति के उपस्थित होने और व्यक्तिगत विचारण के अधिकार के अभित्याग के रूप में प्रवर्तित होना समझा जाएगा। अगर हेनरी मेन की भाषा में कहें तो यहां
कल्पितार्थ, ठीक है, यह पैदा किया है कानून ने, एक मिथक पैदा कर दिया। कानून ने कहा यह समझा जाएगा, यह मान लिया जाएगा कि आपने विचारण के अधिकार का त्याग कर दिया है, यू हैव वेव्ड योर राइट, आपका अधिकार था कि विचारित होकर ही दोष सिद्ध हो। लेकिन चूंकि आप विचारण से बच रहे हैं और निकट भविष्य में आपके गिरफ्तार होने की कोई संभावना यह भी नहीं है, इसलिए मान लिया जाएगा कि आपने अपने विचारण के अधिकार का त्याग कर दिया है, ऐसे माना जाएगा, ठीक है। और न्यायालय ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं न्याय हित में ऐसी रीति से और ऐसे प्रभाव के साथ जैसे कि वह उपस्थित था, इस संहिता के अधीन विचारण के लिए अग्रसर होगा और निर्णय सुनाएगा, ठीक है। ऐसी रीति से न्यायालय को बांधा भी नहीं, तो चाहे ना आरोप पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा, कॉपीज दी जाएंगी, ठीक है ना, तो किसे दी जाएंगी, ठीक है। तो ऐसी रीति से जैसे जो वकील अपॉइंट होगा उसे दे देंगे, आरोप पढ़कर सुनाया जाएगा, समझाया जाएगा, उसी को सुनाएंगे समझाएंगे, ऐसी रीति से, इसलिए बांधा नहीं। न्यायालय ऐसी रीति से मामले में सुनवाई करने के लिए अग्रसर होगा जैसा वह उचित समझे, ठीक है, और विचारण भी करेगा और निर्णय भी सुनाएगा, दोनों काम होंगे। परंतु न्यायालय तब तक विचारणा प्रारंभ नहीं करेगा, एक लास्ट अपॉर्चुनिटी हमेशा दी जाती है, ठीक है। सारी बातें हो गई, आपकी निकट भविष्य में गिरफ्तारी कोई संभावना नहीं थी, कोई चीज नहीं थी, फिर भी एक अंतिम अवसर ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा, आपकी अनुपस्थिति में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो गई, सारी चीजें हो गई, मान लिया गया कि आपने विचारण के अधिकार का त्याग कर दिया है। यह वो क्षण है जिस क्षण पर कृष्ण ने शांति दूत बनकर जाने का निर्णय किया था, यह राम ने अंगद को शांति दूत बनाकर भेजने का निर्णय किया था, यही वो क्षण है। अब भी एक अपॉर्चुनिटी फिर दी जाएगी, क्या कहता है, परंतु न्यायालय तब तक विचारण प्रारंभ नहीं करेगा जब तक कि आरोप की विरचना की तारीख से 90 दिन की अवधि समाप्त नहीं हो जाती। आपकी अनुपस्थिति में आरोप की विरचना हो गई, मान लिया गया कि आपने अपने विचारण के अधिकार का अभित्याग कर दिया है, लेकिन फिर भी एक लास्ट अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है, 90 दिन इंतजार करेंगे, अब भी आ जाओ, ठीक है ना, अब भी विचारणा में भाग लो, तब भी नहीं आओगे तो कहता है न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि आगामी प्रक्रिया का उपधारा 1 के अधीन कार्यवाहियों से पहले अनुपालन किया गया है, अर्थात, ठीक है ना, कहता है न्यायालय सुनिश्चित करेगा कि आगामी प्रक्रिया का उपधारा 1 के अधीन कार्यवाहियों से पहले, यानी उपधारा 1 में कार्यवाही जब आप शुरू करेंगे उससे पहले सबसेक्शन 2 में जो चीजें बताई गई हैं उनका अनुपालन हो जाना चाहिए। यानी आप जो आरोप की विरचना का निर्णय लेंगे, उसकी अनुपस्थिति में विचारण चलाने का निर्णय लेंगे, उससे पूर्व सबसेक्शन 2 में वर्णित कार्यवाहियां पूरी हो जानी चाहिए। क्या कार्यवाहियां? अर्थात न्यायालय सुनिश्चित कर ले कि कम से कम 30 दिन के अंतराल पर 2 गिरफ्तारी वारंट जारी हुए या नहीं, ठीक है, 30 दिन के अंतराल पर कम से कम 2, ठीक है। ऐसे तो एक वारंट अगर तामील नहीं हुआ तो भी उद्घोषणा हो सकती है, लेकिन उसने कहा कम से कम 2, कम से कम 2। इसका मतलब यह भी नहीं होगा कि 2 ही, ठीक है ना। जैसे उन्होंने कहा कि ईसा मसीह ने कहा था कि एक गाल पर कोई तमाचा मारे तो दूसरा आगे कर देना, दूसरे पे भी जड़ दे, तब बोले तो उठा पटक देना। ईसा मसीह गिनती नहीं गिन रहे थे, इस स्टेटमेंट के भाव को समझना होगा, ठीक है। ईसा मसीह यह कहना चाहते थे कि किसी भी सूरत तुम हाथ ना उठाना, इसलिए उन्होंने कहा कि दूसरा गाल भी आगे कर देना। अगर तुम्हारी ओर से प्रश्न आ जाता कि दूसरे पे भी मार दो, तो ईसा मसीह का उत्तर निश्चित यही होता कि तुम हाथ ना उठाना, वो कितने भी मारे, उत्तर तब यही होता है।
लेकिन कोई गिनती नहीं हो रही थी। ठीक है, ऐसे ही यहां कहा कम से कम 2, तो कम से कम 2 पे ही नहीं बैठ जाओगे, क्योंकि क्या कहा कि निकट भविष्य में गिरफ्तारी की कोई संभावना नहीं है। तो 10-20 बार वारंट जारी होने चाहिए, लेकिन फिर भी न्यायालय सुनिश्चित करे कि मिनिमम कम से कम 2 बार तो हो। ठीक है, उद्घोषित अपराधी से विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा करते हुए और उसे सूचना देते हुए कि यदि वह ऐसे प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत होने में असफल रहता है, तो उसकी अनुपस्थिति में विचारण किया जाएगा। उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान पर परिचालित राष्ट्रीय या स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन, यह भी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय और या स्थानीय, क्योंकि न्यायालय अक्सर निर्णय इसमें राष्ट्रीय की ओर ही करेगा। अभी तो इसमें मामले ही नहीं आए, नया ही मामला है, लेकिन जो धारा का भाव दिखता है, धारा का भाव यही दिख रहा है कि डेफिनेटली न्यायालय इसमें यही कहेगा कि आप राष्ट्रीय में करो। ठीक है, क्यों? इसलिए नहीं कि न्यायालय दाऊद इब्राहिम के पक्ष में है, नहीं, इसलिए नहीं कि विधायिका दाऊद इब्राहिम के पक्ष में है। विधायिका या न्यायपालिका इस देश की परंपरा के पक्ष में है, इसलिए ऐसा है। जो बात उनकी समझ में आ ही नहीं सकती, जो पदार्थों से व्यवहार करने के आदि हैं, वो चाहे बीटेक हो, चाहे एमटेक हो और चाहे अंगूठा टेक हो, कोई टेक हो, किसी प्रकार के टेक के ये बात समझ में नहीं आ सकती। न तो विधायिका, न न्यायपालिका और न कोई वकील दाऊद इब्राहिम के साथ नहीं है, हाफिज सईद के साथ नहीं है, हम अपने देश की परंपरा के साथ हैं, इसलिए ऐसा है। ठीक है ना। आगे कहता है, उसके नातेदार या मित्र को विचारण के प्रारंभ होने के बारे में सूचना यदि कोई हो, अगर कोई नातेदार मित्र है उसे बताइए कि भाई देखिए ट्रायल शुरू होने जा रहा है, इनके खिलाफ ये हो जाएगा, ताकि वो बुलाए। ठीक है, उस गृह या वास स्थान जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है कि किसी सहदृश्य स्थान पर विचारण के प्रारंभ होने की सूचना। अब जब विचारण प्रारंभ कर देंगे तब भी सूचना चिपकाएंगे, बीच में आ जाओ। उसके अंतिम ज्ञात निवास के जिले के पुलिस स्टेशन में प्रदर्शन, वहां भी लिखकर लगाया जाएगा, जो थाना है, कि विचारण इनके खिलाफ शुरू हो गया। ये सारी बातें न्यायालय सुनिश्चित कर लेगा उपधारा 1 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करने से पहले। ठीक है, फिर सब सेक्शन 3 कहता है कि जहां उद्घोषित अपराधी का किसी अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है, ये तो नहीं किया जाएगा, तो उसके लिए राज्य के व्यय पर अपनी प्रतिरक्षा के लिए एक अधिवक्ता का प्रबंध किया जाएगा। ठीक है ना, वकील भी देंगे हम उसे, क्योंकि वही हमारे मूल्यों के प्रति कितना समर्पण है, ये तो इसी दशा में देखा जाएगा। वही कि धीरज, धर्म, मित्र, अरुणारी। आपत्ति काल तो ये है जब हम ऐसे व्यक्ति का विचारण कर रहे हैं जो मेरी व्यवस्था को मान्यता ही नहीं देता, आता ही नहीं है विचारण के लिए, उसका विचारण कर रहे हैं, तो हमारे धीरज, धैर्य, धर्म, इस सब की परीक्षा होगी। इस समय हम कितना धर्म दिखाते हैं। वैसे तो हम विचारण कर रहे हैं तो अपने ही नागरिक का कर रहे हैं, और जब अपने ही नागरिक का करना है तो उसे वकील दे रहे, तो क्या दिया? क्योंकि हमारा ही नागरिक है, जिसने शिकायत की वो भी हमारा, जिसके खिलाफ शिकायत की वो भी हमारा, दोनों की सहायता हम करेंगे। इनकी ओर से सरकार का वकील खड़ा है, इनकी ओर से लोक अभियोजक खड़ा है, तो इनकी ओर से हम निःशुल्क विधिक सहायता से खड़ा कर देंगे। लेकिन जब ऐसे का विचारण करें जो हमारी व्यवस्था को मान्यता नहीं देता, तब हमारे धैर्य की ठीक है परीक्षा होती है, और तब हमारे परंपरा और सारे सिद्धांतों की परीक्षा होती है। इसलिए वो लिख रहा है अधिवक्ता ये दिया जाएगा, और शायद ये नहीं होगा तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, अनुच्छेद 21 के कारण। ठीक है, क्योंकि संविधान सर्वोच्च है। आगे कहता है, जहां मामले का विचारण करने के
करने या विचारण के लिए सुपुर्दगी के लिए सक्षम न्यायालय ने अभियोजन के किन्हीं साक्ष्यों की परीक्षा की। जो तो केवल क्षमादान वाले मामलों में होगा कि कमिटल कोर्ट अभियोजन के साक्ष्यों की परीक्षा करे, ठीक है ना। बाकी मामलों में तो कमिटल कोर्ट कभी अभियोजन के साक्ष्यों की परीक्षा करेगा ही नहीं, वो तो हमेशा ट्रायल कोर्ट में होगी। हाँ, क्षमादान के मामले में ऐसा जरूर था कि जो अप्रूवर था वो उस न्यायालय में भी परीक्षित किया जाएगा जो न्यायालय क्षमादान देगा, और फिर कमिट किया जाएगा, ठीक है। तो कहता है जहां मामले का विचारण करने या विचारण के लिए सुपुर्दगी के लिए सक्षम न्यायालय ने अभियोजन के किन्हीं साक्ष्यों की परीक्षा की है और उनके अभिसाक्ष्यों को अभिलिखित किया है, ऐसे अभिसाक्ष्य, ऐसे अपराध जिसके लिए उद्घोषित अपराधी को आरोपित किया गया है कि जांच या विचारण में उसके विरुद्ध साक्ष्य में दिए जाएंगे, वो तो दिए ही जाएंगे भाई, ठीक है भाई। विचारण होगा तो जो एविडेंस उसके खिलाफ है अभियोजन साक्ष्यों का, वो तो सब दिया ही जाएगा उसके खिलाफ। अगर क्षमादान अप्रूवर ने कुछ कहा है उसके खिलाफ, वो भी दिया जाएगा, ठीक है। आगे कहता है, परंतु यदि उद्घोषित अपराधी ऐसे विचारण दौरान गिरफ्तार कर लिया जाता है या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है या उपस्थित हो जाता है, दशा कुछ भी हो, तो न्यायालय न्याय हित में उसे किसी ऐसे साक्ष्य जो उसकी अनुपस्थिति में दिया गया है कि परीक्षा करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा। यहां न्यायालय को ताकत दी, ठीक है, कि चाहे तो उन्हें जो पूर्व में साक्ष्य दिया जा चुका है उसके बारे में परीक्षा आदि जो भी उनके हक हों उन्हें उपयोग करने का अधिकार दे दें। और जहां तक हमें लगता है जब मामले आएंगे तो न्यायालय इस ताकत का लिबरली इस्तेमाल करेगा, क्योंकि न्यायालय किसी को दंड देने के लिए नहीं बैठा, न्याय करने के लिए बैठा है। हम इसे दंड नहीं देना नहीं चाहते, ठीक है, परीक्षा करना चाहते तो करना। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात हो तो बात अलग है, जैसे साक्षी मर गए, साक्षी पागल हो गया तो किसे बुलाएं, अब तुम्हारी दुर्भाग्य, क्या करें, क्यों नहीं आए पहले, ठीक है ना। जब दो दुर्भाग्यों में से चुनना होगा तो हम तुम्हारे दुर्भाग्य को चुनेंगे क्योंकि तुम्ही ने बदतमीजी की। नॉर्मली दे ही देंगे, हमें ऐसा लगता है। हम कंफर्म कुछ भी नहीं करें क्योंकि कंफर्म निर्वाचन करने का हक तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है, हमें थोड़ी है, ठीक है। अच्छा, कहता है जहां विचारण इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति से संबंधित है तो साक्ष्यों का अभिसाक्ष्य और परीक्षा जहां तक व्यवहार्य हो श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों अधिमानतः मोबाइल फोन द्वारा अभिलिखित किया जा सकेगा और ऐसी रिकॉर्डिंग ऐसी रीति में रखी जाएगी जो न्यायालय निर्देश दे, ताकि जब वो आए तो वो ये न कहे क्योंकि उपस्थित नहीं था कि वो साक्षियों ने तो कुछ भी बोला, तुमने कुछ भी लिख लिया। अरे भाई ये भी तो कह सकता है, ठीक है। अगर विचारण में भाग ले रहा होता तो उसके सामने रिकॉर्डिंग होती, उसके वकील के, उसका वकील खड़ा होता तो साक्षी की परीक्षा जैसे जैसे होती जाती वैसे वैसे साक्ष्य अभिलिखित किया जाता। अब वो तो था नहीं, हम लाख ठीक ढंग से विचार न करें, वो तो आएंगे, मुंह जबान उठाएंगे और पटक देंगे, उन्हें कुछ लगेगा नहीं, ठीक है ना। वो तो वैसे बदतमीज है, वो तो कह देंगे कि वो तो नाटक कर लिया तुमने, किसी साक्षी ने मेरे बारे में कुछ कहा ही नहीं, वो तो हमारा कोई था ही नहीं, उसने कुछ भी कहा, तुमने कुछ भी लिखा, हम कैसे अपना चेहरा बचाएंगे। इसलिए उसमें विधायिका ने पूरी सजगता के साथ क्या कहा कि जहां विचारण इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति से संबंधित है तो साक्ष्यों का अभिसाक्ष्य और परीक्षा जहां तक व्यवहार्य हो, जहां तक यानी हर कोशिश करिए कि हम क्या करें, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों से साक्ष्य लें, अधिमानता मोबाइल फोन द्वारा अभिलिखित करें और ऐसी रिकॉर्डिंग उस रीति में रखें जो न्यायालय निर्देश देनी, ताकि सुरक्षित रहे जहां तक संभव हो। यानी हर चंद कोशिश करें ताकि कोई सवाल उठ ना पाए कि देखो ये तुम्हारे सामने बोल रहा है, तुमको टेम्परिंग तो भेज लो, एफएसएल आ जाएगा टेम्परिंग है या नहीं है, ठीक है ना। इसलिए विधायिका ने ये बात रखी है यहां पर, ठीक है। कहता है इस संहिता के अधीन अपराधों के अभियोजन में उपधारा 1 के अधीन विचारण प्रारंभ होने के पश्चात
अभियुक्त की स्वेच्छा अनुपस्थिति विचारण जिसके अंतर्गत निर्णय का सुनाया जाना भी है जारी रहने को नहीं रोकेगी। तो धारा 1 में विचारण शुरू हो गया, आप पूरा विचारण होगा और निर्णय भी सुनाया जाएगा। यद्यपि वह ऐसे विचारण की समाप्ति पर गिरफ्तार और प्रस्तुत किया जाता है या उपस्थित होता है। जब विचारण समाप्त हो गया, पकड़ के तुम आ गए तो निर्णय तुम्हारे खिलाफ है, तुम जेल जाओगे। ठीक है, अब तुम्हारा विचारण नहीं होगा दोबारा। हाँ, अपील करना चाहो करो, क्योंकि अपील का अधिकार हम आपसे नहीं छीन रहे हैं। आपका वकील जब आपको दिया तो अपील भी देंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप गिरफ्तार होते हो तो अब निर्णय तो हो चुका। ठीक है, ये नहीं होगा कि अब हम आ गए तो डांस कंपटीशन है, हम तो टीवी देखा करते हैं छिछोरपन कई बार, बोले भाई ये बहुत रो रहे हैं, इन्हें दोबारा से चांस दे दो, तो उन्होंने दोबारा दे दिया। तो जो तो टीवी के ही जज कर सकते हैं, ठीक है, एक्चुअल जज तो एक बार हो गया, बात खत्म, पहले क्यों नहीं है? ठीक है, अब थोड़ी होता है कुछ। ठीक है, तो कहता है इस धारा के अधीन निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी जब तक कि उद्घोषित अपराधी अपील न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित नहीं होता। यानी ये नहीं कि तुम वहीं बैठे बैठे कह दो कि अपील फाइल करा देंगे हम, और वकील के माध्यम से अपील फाइल करा दो, वकील के माध्यम से नहीं होगी। आप आओ और स्वयं उपस्थित हो अपील न्यायालय के समक्ष, तो स्वयं जाओगे तो पहले तो जेल ही जाओगे, तब अपील मिल सकती है। ठीक है ना, परंतु दोषसिद्धि के विरुद्ध कोई अपील निर्णय की तारीख से 3 वर्ष के अवसान के पश्चात नहीं होगी। यानी तुम्हें भी तो कुछ फिक्र होनी चाहिए, 3 साल में तो आओ कम से कम, 3 साल बहुत टाइम दे दिया, 3 साल के बाद फिर अपील भी नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, और राज्य अधिसूचना द्वारा धारा 84 को धारा 1 में उल्लिखित किसी फरार व्यक्ति पर इस धारा के उपबंधों का विस्तार कर सकेगी। यानी ऐसा उद्घोषित अपराधी, सिर्फ उद्घोषित अपराधी जिसके बारे में यह संभावना नहीं है कि वो निकट भविष्य में गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा, लेकिन अगर राज्य सरकार को लगे कि ऐसे व्यक्ति के संबंध में इस धारा के उपबंधों का विस्तार कर देना चाहिए तो कर देगी। ठीक है ना, तो एक ऐसी धारा जो जरूरत की थी उसको इनेक्ट किया गया है। और जहां तक हमें लगता है उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ये काम में जो आएगी वो उसी में काम में आएगी। वो याद हो अतीक अहमद ने जो मर्डर कर किया था इलाहाबाद में, वो गुड्डू, क्या नाम है उसका, गुड्डू मुस्लिम करके, जितने बम मारे थे वो फरार हैं आज भी, अभी कहां हाजिर हुए हैं। हमें लगता है उन्हीं के खिलाफ होगा पहला इसका उपयोग, क्योंकि वही फरार है। ठीक है, लंबे समय से, और लंबे समय फरार है, तो हमें लगता है 356 में इन्हीं का हो जाएगा। खैर जो भी होगा सामने आएगा, लेकिन ये सेक्शन नीडेड था, ये आना चाहिए था, तो 356 नया सेक्शन आ गया। ठीक है, आगे जो पूर्व में 318 थी वो 357 है। कहता प्रक्रिया जहां अभियुक्त कार्यवाही नहीं समझता है, कार्यवाही में विघ्न डालता है, बात अलग है, पागल है, बात अलग है, पागल नहीं है लेकिन कार्यवाही नहीं समझता क्योंकि बहरा है। ठीक है, तो ही नहीं देता, डीफ एंड डम्ब है। ठीक है ना, गूंगा भी है, बहरा भी है, सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं, कार्यवाही नहीं समझता। ठीक है, पागल भी नहीं है। जो हम 328 से लेकर के जो 339 के प्रोविजन है जो आगे आएंगे उनमें उसका ट्रायल स्थगित कर दें, वो भी नहीं है, विघ्न भी नहीं डालता। जो 317 सबसेक्शन 2 की ताकत का उपयोग करके उसका मामला अलग कर दें, फिर सुन लें, लेकिन कार्यवाही नहीं समझता, मूक बधिर है। ठीक है, तो कार्यवाही चलेगी, विचारण होगा, लेकिन कानून ऐसे व्यक्ति के हित के लिए, ठीक है, सजग है, और कानून कहता है कि ऐसे व्यक्ति पूरा विचारण होगा, निर्णय नहीं सुनाया जाएगा। निर्णय सुनाने से पूर्व उच्च न्यायालय के समक्ष मामला रखा जाएगा और उच्च न्यायालय जैसा निर्देश देगा वैसा होगा। उच्च न्यायालय चूंकि एक्सपीरियंस कोर्ट है, उनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। देखें क्या कहता है, यदि अभियुक्त विकृत चित्त न होने पर भी, पहले शर्त तो उसने लगा दी, यदि अभियुक्त विकृत चित्त न होने पर भी ऐसा व्यक्ति है कि उसे कार्यवाही समझाई नहीं जा सकती क्योंकि गूंगा बहरा है, तो न्यायालय जांच या विचारण में अग्रसर हो सकता है
और जांच में भी अग्रसर हो सकता है और विचारण में भी। और उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालय की दशा में, अगर स्वयं उच्च न्यायालय विचारणा कर रहा है तो बात ही अलग हो गई। लेकिन अगर उच्च न्यायालय जो सामान्यतः विचारणा करता ही नहीं है, कर सकता है लेकिन करता नहीं, ठीक है, तो अन्य न्यायालय जो है उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालय की दशा में यदि ऐसी कार्यवाही का परिणाम दोष सिद्धि है, अगर दोष मुक्ति है तब भी कोई बात नहीं। अगर ऐसी कार्यवाही का परिणाम दोष सिद्धि है तो कार्यवाही को मामले की परिस्थितियों की रिपोर्ट के साथ उच्च न्यायालय को भेज दिया जाएगा और उच्च न्यायालय उस पर ऐसा आदेश देगा जैसा वह ठीक समझे। यानी दोष सिद्धि का निर्णय सुनाया नहीं जाएगा। न्यायालय को लगता है कि दोष सिद्ध होना चाहिए तो आप नहीं सुनाएंगे, उच्च न्यायालय को भेज देंगे संपूर्ण कार्यवाही, वो फिर जो करना चाहें वो करेंगे। ये 318 हुआ, ठीक है ना। अच्छा 319, अच्छा ठीक। अब 319 या 318 जो पूर्व में 319, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बड़ा है, इसलिए इसकी बात कल करेंगे, आज नहीं।